नोएडा के विधायक और बचपन से हमारे बहुत निकट रहे भाई पंकज सिंह जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय शिव खेड़ा जी, रजनीश गोयनका जी, भरत भूषण जी, मुकेश मोहन जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मुकेश शुक्ला जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब हम उद्यमिता के उत्सव पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे पूज्य स्वामी जी उपस्थित हैं। एक प्राचीन संस्कृत का सुभाषित है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं परंतु सिर्फ मनोरथ से नहीं, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अब समस्या ये थी कि भारत माता का जो शेर आप देख रहे हैं वो सोया हुआ था, एक लंबे समय तक सोया हुआ था और उसे अपनी शक्ति का आभास होने ही नहीं दिया जा रहा था। और परिस्थितियों में एक बदलाव आया 2014 के बाद, जब भारत की उस एंटरप्रेन्योरशिप की उस सुप्त अवस्था को जागृत करने का प्रयास किया गया। और वो एक व्यवस्थित प्रयास था कि किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम आगे बढ़ें। वो प्रयास वहां से शुरू होता है कि सबसे पहले जनधन अकाउंट खोलकर 56 करोड़ लोगों को इंक्लूड किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसमें पैसा कैसे आएगा, क्योंकि गरीब आदमी के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है वो ले जाके खर्च कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप आया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और आज की डेट में 56 करोड़ लोगों के पास अकाउंट है और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए उन अकाउंट्स के अंदर है। उसके बाद अगला स्टेप आया कि जो बिल्कुल जमीनी धरातल के आधार के ऊपर लोग कार्य कर रहे हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो मुद्रा योजना आई, फिर जेम की टेक्नोलॉजी आई, फिर स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम आया, और यह व्यवस्था की गई कि भारत के जितने भी मूल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिले। फिर चाहे वो स्टार्टअप योजना से शुरू होकर अभी विश्वकर्मा योजना तक हो, अथवा नए स्टार्टअप्स को शुरू करने का एक नया प्रयास हो। मेक इन इंडिया में भी आपने देखा जो प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम उसके बाद शुरू की गई, और उसके बाद आप कहेंगे कि सब करके प्राप्त क्या हुआ। आज हमें यह प्राप्त हुआ है कि भारत में एक ज़माने में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे और आज 1,80,000 स्टार्टअप, और एक ज़माने में यूनिकॉर्न हमारे देश में 2014 में सिर्फ 14 थे और आज हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़कर 300 से ऊपर हो गई है। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान करें तो हमारे यहाँ जिस प्रकार के प्रयास हो रहे थे उसको वैसा संबल नहीं मिल रहा था, परंतु अब वो एक विस्तार भी पाया है। आज ये हमारे स्टार्टअप सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और बड़े शहरों में ही सीमित नहीं है, भारत के 600 जिलों में ये स्टार्टअप पहुंच गए। यानी उद्यमिता की वह शक्ति धरातल पर जागृत करने का प्रयास फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी दिसंबर 2024 में अपनी एक रिपोर्ट की एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसीजर में भारत दुनिया के सबसे अच्छी रैंकिंग वाले देशों के रूप में एक उभर कर सामने आया है। और एंटरप्रेन्योरशिप की रैंकिंग में भारत की शुरुआत भी, भारत की जो रैंकिंग है वो भी बहुत तेजी से ऊपर उठी है। और जहां तक प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी की बात कही जाती है तो टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी में भी भारत ने बहुत बेहतर स्थितियों को प्राप्त किया है। और अगर हम बड़े स्तर पर देखें, जिसका उल्लेख अभी पंकज जी भी कर रहे थे, आज परिस्थिति यह है कि हमारा देश, इसकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी। सैटेलाइट तो पहले भी बना रहा था, पर फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना रहा था, ये किसी के भी समझ से परे है। मिसाइल तो पहले भी बना रहा था, तो असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बना पा रहा था। इसका मतलब उस क्षमता को विकसित होने नहीं दिया जा रहा था। और आज स्थिति यह है कि भारत न सिर्फ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बना रहा है, बल्कि कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इससे भी ज्यादा और क्या हो सकता है
कि भाई हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ब्रह्मोस जो बन रहा है वो यूपी को जो डिफेंस कॉरिडोर मिला है उसमें भी उसका एक बड़ा पोर्शन बन रहा है। एक जमाने में, एक कुछ सरकारों के जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान ये हुआ करती थी कि वहां कट्टा बनने का काम होता था। अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनकर विदेशों को निर्यात हो रही है। आप सोचिए कि बदलाव कितना बड़ा आया है इस समय देश में। फिर भी अब आप दूसरी दृष्टि देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मोरक्को में रक्षा मंत्री जी गए तो पहली बार भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो ओवरसीज में शुरू होने जा रही है। टाटा डिफेंस को वहां पर प्रोडक्ट, वहां पे काम मिला है प्रोड्यूस करने का। अब आपने देखिए, कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास सब कुछ नहीं है। और अगर वो टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि वहां पर तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और भी ज्यादा है। तो दे आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शन, आइदर टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना और टू इंडिया। चाइना को लेकर एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो। रफाल बनाने वाली कंपनी है, उसने अपने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अभी टाटा डिफेंस को दिया है, यानी भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई। अब हम एक बात और विचार करें कि जो हमारी उद्यमिता बढ़ेगी, जैसे एमएसएमईज को बढ़ाया है, ग्रास रूट लेवल पर छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ाया है और समाज के हर वर्ग को बढ़ाया है, मगर हम कितनी भी इंटरप्रेन्योरशिप कर लें, हम क्या वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे? क्या वर्ल्ड लीडर बनने के बेसिस अलग होते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर बन के, कंट्री बन के आप एक प्रॉस्परस कंट्री बन सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते जब तक कि आप इनोवेशन की तरफ ना जाए। उसका एक एग्जाम्पल है, आज से 30-40 साल पहले मलेशिया की इकोनॉमी और साउथ कोरिया दोनों बेसिकली सिर्फ आउटसोर्सिंग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। मलेशिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता रहा, एक लिमिट